नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस ताजा अंक में। दोस्तों, राजनीतिक हवा तो बदल रही है। मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन एक शख्स ने कहा था, राजनीति में 7 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है। किस शख्स ने कहा, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये कहा था कि 1 वीक इज अ लॉन्ग पीरियड इन द पॉलिटिक्स। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि 15 दिन पहले जो हम देख रहे थे, जो परिदृश्य था, थोड़ी निराशा थी लोगों में कि क्या होगा, और 15 दिन बाद थोड़ा-सा दृश्य बदला है। तो राजनीति में हवा कब बदल जाए, कब पुरवाई बदल के पछवाई बन जाए, कुछ नहीं पता लगता है। कब किसके पक्ष में हवा बह रही है और तुरंत वो बदल जाए। मुझे याद है, मैं एक कार में यात्रा कर रहा था, बहुत साल पहले, कई दशक पहले की बात है, और आधा लोकसभा का चुनाव हो चुका था। तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन तभी जब मैं बाहर था, एक रिसॉर्ट में था, करीब मिडवे टू दिल्ली, एक्चुअली बॉम्बे टू दिल्ली मिडवे, तो राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। और आधा चुनाव पहले होता है और आधा चुनाव उनकी हत्या के बाद होता है। पूरा चुनाव पलट जाता है। तो कहते हैं ना, सच में, कि 7 दिन राजनीति में बहुत लंबे होते हैं और कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ बदलाव भारत की राजनीति में अब फिर से महसूस होना शुरू हुआ है, जहां पर हमने ये देखा है कि जमीन के ऊपर कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी को पसंद ना आए। जहां हवा बदलती है, वहीं कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं, कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो उद्वेलित करती हैं, सत्ताधीशों को परेशान करती हैं। और उनमें से एक बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज इस समय जो चर्चा में है, वो है ध्रुव राठी का वीडियो द डिक्टेटर। इस 30 मिनट के वीडियो ने इतना रैटल किया सत्ताधीशों को कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इसको नलीफाई कैसे किया जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हर मिनट बढ़ता चला जा रहा है। और उसकी जो एडिटिंग की है, उसने जिस ढंग से पेश किया है, इट हैज बिकम अ वेरी इंपैक्टफुल 30 मिनट्स एक्चुअली। हालांकि कोशिश हम भी करते हैं, अपनी ओर से एक पिक्चर पेश करते हैं, लेकिन उनके 30 मिनट्स ने काफी हद तक चीजों को लोगों तक पहुंचाया। काफी ट्रोलिंग हुई है उनकी, लेकिन तारीफ करने वाले भी बहुत हैं, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज उनके पास आ गए हैं, और दिन प्रतिदिन वो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब इल्जाम यह आ रहा है कि उन्होंने शायद फंडिंग हुई है बाहर से, विदेशों से, मोदी जी को डिफेम करने के लिए ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन फिर वही बात है कि हवा बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो भी शायद कुछ कंपन महसूस कर रहे हैं कि चीजें कंफर्टेबल नहीं है। एक अनईज है, एक बेचैनी की स्थिति है कि ये हो क्या रहा है। अल्टीमेटली हम कौन है यहाँ पर? अगर सब कुछ मोदी है, पार्टी भी मोदी है, कमल भी मोदी है, तो हम कौन है? हमारी हमारी हस्ती क्या है? हमने यहाँ कई दशक स्ट्रगल किया बीजेपी के अंदर, लेकिन हम कौन है? हमारी कोई एंटिटी नहीं है। नए आदमी को उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, पुराना को उठाकर फेंक दिया जाता है, कोई इज्जत नहीं है। तो ये बेचैनी है अंदर, वो कंपन है। कब ये ज्वालामुखी जो सिमर कर रहा है फटेगा, नहीं पता। लेकिन स्थितियां जो ऊपर से अभी आपको थोड़ी शांत दिखाई दे रही हैं, उतनी शांत नहीं है। अंदर बहुत बेचैनी है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली से आलोक भदौरिया जी, स्वागत है आपका। गिरीश जोशी, गुजरात से, सर आपका स्वागत है। अरुण शर्मा जी, दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप इस दृश्य को कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तव में हवा बदल रही है, या हमें ही महसूस हो रहा है ये? जी। धन्यवाद दिनेश। राजनीति को दो अर्थों में देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि अब आपके व्हाट्सएप आ गए, सोशल मीडिया आ गया, ये सब आ गया। ये जब नहीं था तो भी जो आखिरी जो 3 दिन जो चुनाव के होते थे, उसमें कौन कब किसके पक्ष में बैठ जाए, कब किसको मना लिया जाए, किस रूठे को अच्छे तरीके से अपने साथ में कर लिया जाए, और कितने डमी कैंडिडेट जो पहले खड़े किए जाते थे उनको अपने पक्ष में बना लिया जाए। आखिरी 3 दिन ये हमेशा से कहा जाता था कि बड़ी कयामत की रात होती है। उसमें जो अगर मैनेज कर ले गया तो वो कर ले गया मैनेज। अब लेकिन उससे परिदृश्य थोड़ा सा बदला है। अब सोशल मीडिया आने के बाद में आपको पता पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब यह है कि आपको ये उसका पता है कि उस बंदे के असली राजनीतिक ताकत कितनी है।
ये आपको पता चल जाता है। तो उस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। जहां तक आपकी बात है कि जो इंडिया गठबंधन का जो सिनेरियो जो बदल रहा है, ये तो देखिए बदलना तय था। ये हम लोग दरअसल सोशल मीडिया में और जो कुछ नोएडा का जो मीडिया है, वो तय कर रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया, नीतीश के जाने से टूट गया। लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि नीतीश के आने से क्या इंडिया गठबंधन को बंगाल में भी वोट मिलते? क्या मध्य प्रदेश में भी मिलते? ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क हो रहा था, लेकिन नैरेटिव ऐसा बना दिया गया जिससे ये लगने लगा कि ये सारी चीजें अब खत्म हो गई, इंडिया गठबंधन। लेकिन लोग ये भूल जा रहे थे कि जब भी आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे तो एक चीज सबसे प्रमुख थी, वो ये थी कि सेंट्रल एजेंसीज का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ या उपयोग किया, सत्ता की नजर में तो उपयोग हुआ, और वो एक विपक्ष को नेताओं का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। और ये सब इंतजार कर रहे थे। देखिए, कोई भी अपनी कमजोरियों को थाली में परोस कर कर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने वाला था, ये तो तय है। और अस्तित्व की लड़ाई थी। अब अस्तित्व के अलावा आप ये समझिए कि संसाधनों की भी लड़ाई थी। अगर ये चुनाव में अगर ये नहीं आ पाएंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि उनको लिए अपनी जमीन में लोगों को खड़ा करना, अपनी जमीन को पुख्ता करना या अपनी प्रासंगिकता अगले 4 सालों तक बनाए रखना, ये बहुत भारी पड़ जाता। तो ये तो आप मान के चलिए कि विपक्षी दलों की एक मजबूरी भी थी ये। और जहां तक अगर थोड़ा सा अगर वो राज्यवार हम अगर थोड़ा सा चले, तो जैसे पश्चिम बंगाल में भी मेरे को लगता था कि ये सोचना कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर के सारा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा वहां से साफ कर दिया जाएगा, वो 18 सीटें भी ये लोग जीत लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं था, होना भी नहीं था। तो वही किया भी। तो मेरे ख्याल से वहां पे बंगाल की राजनीति का मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, मतलब कुल मिल जमा 3 ऑप्शन दिए। पहला, अगर आप तृणमूल के पक्षधर हैं, ममता बनर्जी की सड़क की राजनीति को अगर पसंद करते हैं, तो ऑप्शन ए, तृणमूल के पास चले जाइए। अगर आप उससे नाराज हैं, पसंद नहीं करते, तो ऑप्शन बी, कांग्रेस और लेफ्ट के पास चले जाइए। तो यानी ये अगर वो राजनीति अगर वो अकेले अकेले भी लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन 3 में आती है, ऑप्शन सी आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन सी तक लोग बहुत कम ही जाते हैं। जो हार्ड कोर होते हैं केवल वही जाते हैं। और जो जो स्विंग करने वाला, बंगाल का मिजाज भी स्विंग करने वाला है, वो उसको उस तरफ जाना ही था। तो वो तो रणनीति के तौर पर मुझे बेहतर लगा। उत्तर प्रदेश में मायावती के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मायावती के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है कि उनको कितना प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन अस्तित्व की लड़ाई तो वो भी लड़ रही है, संसाधनों की लड़ाई तो वो भी जूझ रही है उससे भी। अब अगर संख्या अगर 10 से नीचे चली जाती है, अगर काफी नीचे चली जाती है, तो मुझे को लगता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अगला लोकसभा चुनाव तक पार्टी को बचाए रखना। केवल एक ही अपने वर्ग के आधार पर, टाटा वर्ग के आधार पर पार्टी को बचाए रखना बहुत भारी पड़ेगा। तो इसके बाद में अखिलेश का तो आपने आई दिया। मुझे ऐसा लगता है मास्टर स्ट्रोक अगर किसी ने खेला है, तो वो कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने खेला है। उन्होंने जो ये समझौता किया है, वो समझौता अक्रॉस द स्टेट किया है। और जहां तक वो समझौते में लग रहा है कि बहुत कुछ हद तक वाजिब किया है समझौता, बहुत वाजिब है। जिस तरह गोवा में सीट देना, राजस्थान में देना, हरियाणा में 1 सीट देना, और इधर 4 सीटें यहाँ दे देना, ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया और अरविंद केजरीवाल ने भी, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर अरविंद केजरीवाल अगर इस मौके पर अगर नहीं करते, तो आप ये मान करके चलिए कि उनके 3 सशक्त जो वो तो जेल में है। सत्येंद्र जैन ले लीजिए, मनीष सिसोदिया को तो अब 1 साल होने को आया, शायद हो गया। और संजय सिंह को भी इतना ही टाइम हो गया है। तो इनके 3 तो चले गए, अब केवल चेहरा बचा ही कौन? अरविंद केजरीवाल है। अगर वो भी चले जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? तो ये तो इनका बहुत ही वाजिब कदम था। भले आप, मैं इसमें थोड़ा सा एक अवसरवादिता भी देखता हूँ, लेकिन ठीक है, आप बड़े कॉज के लिए छोटी मोटी अवसरवादिता भी चलती है, राजनीति इसी को तो कहते हैं। अब लेकिन मेरे को कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आखिरी 3 दिन 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सीटों का तालमेल ये आखिरी दौर पे एक वो भी करना चाहिए कि किस तरीके से जो जिताऊ कैंडिडेट है उसके पक्ष में लोगों को उतर जाना चाहिए, अपने बिठा लेने चाहिए, या वहां जैसा भी होना चाहिए। देखिए, कुछ इस समझौते में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेंडली फाइट भी संभव है।
लेकिन एक अल्टरनेट मीडिया या जो नोएडा मीडिया उस फ्रेंडली फाइट को वो दिखाएगा कि इंडिया गठबंधन में दरार आ रही है। अभी आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा, कुछ सीटों पे होना है वो, क्योंकि उनको तो एक ही चश्मे से देखना है। उनके पास तो अपने टारगेट है कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से किया जाए। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती एक ये है, वोट कैसे ट्रांसफर होगा। मैथमेटिक्स तो बन गई, अच्छी बन गई, 2+2 हो गई, लेकिन इससे चुनाव नहीं लड़ा जाता, और चुनाव जीता भी नहीं जाता। चुनाव लड़ तो सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया था, यूपी के लड़के कहकर चुनाव तो एक बार लड़ा गया था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश और कांग्रेस के राहुल गांधी दोनों साथ साथ आए थे। यूपी के लड़के, पीके का कैंपेन था, प्रशांत किशोर का। लेकिन राजनीति में 2+2 तो नहीं होता, नहीं हुआ। तो इस बार भी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये केमिस्ट्री कैसे बनेगी, अनमने ढंग से सही, लेकिन अगर वो आए हैं तो इसको आपको अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना होगा कि बेहद गंभीरता के साथ में है और ये लड़ाई अस्तित्व की है, और उसमें एक एक कार्यकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल होता है कि रणनीति को आप किस तरीके से अंजाम देंगे। सबसे बड़ी चुनौती है रणनीति और अपने कार्यकर्ताओं को में जोश भरना। उस जोश भरने के लिए मेरे को एक ऐसा लगता है कि मोदी को हराओ वो इतना बड़ा कैंपेन नहीं है, इनको एक देना पड़ेगा, एक सपना, एक उम्मीद एक देनी पड़ेगी कि वो क्या करेंगे। क्योंकि आपके पिछले शो में भी मैंने कहा था कि लोकतंत्र की बहाली केवल कुछ ही लोगों के लिए ज्यादा समझ में आने वाली बात है। आम लोगों को, जिसको 82 करोड़ को राशन मिलता है, उसको ये समझाना पड़ेगा कि अब क्या क्या होने वाला है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो रोटी और रोजी के लिए मोहताज है। वो चीजें बहुत बड़ी हैं, वो नैरेटिव अभी इनको सेट करना है, और मुझे उम्मीद है कि वो सेट कर लेना चाहिए। नहीं तो एक अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए, हाल फिलहाल की, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अभी प्रियंका का यूपी में कैंपेन आया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। इसका जो चेहरा है, इसकी जो एक एडवर्टाइजिंग जिस लड़की ने की थी, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो तो भाजपा पे चली गई। तो सवाल ये है कि अभी आपको अपने एक, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसका जनाधार है ये है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन का अगर कोई फेस बनता है तो कम से कम उसको तो संभाल कर रखना चाहिए साल 2 साल तक। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जिस तरीके से कमलनाथ का सुनना है कि वो आने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि अब ये इनको बदल देना चाहिए, नए लोगों के हाथ में कमान आ जानी चाहिए, दे दी जानी चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उन पे आपने भरोसा करके देख लिया, वो अपने बेटे के अलावा किसी को नहीं जिता पाए मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में तो और ही बुरा हाल हुआ था, वो अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए थे, गहलोत साहब का। और सचिन पायलट का भी आप देखिए क्या हाल हुआ था। तो मेरा मानना यह है कि अब वो एक रिस्क लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया कि एक सत्ता बदलाव हुई है तो वो सारी चीजें बदलते हैं। वो उन्होंने अपने जो केंद्र है, जो शक्ति केंद्र है, वो भी बदल डाले। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो सुषमा स्वराज भी थे तो उनको इस तरीके से बना दिया था कि लगभग विदेश मंत्री, क्या मुझे तो लग रहा था कि वो मानवाधिकार मंत्री बन गई थी। वो उनको इस तरीके से काम उनको ऊपर सौंप दिया गया था। तो मेरे को लगता है कि अब राहुल गांधी को तैयार होना चाहिए। होने को कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है। ये चीज समझकर नई भारत लिखने के लिए अब पुरानी स्याही से नई भारत नहीं लिखी जाएगी। आपको तैयार होना पड़ेगा नए लोगों को, और ये भी करना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को और बेहतर करना पड़ेगा। आपके जाने से पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ, छोटा सा सवाल है, फिर आप तो साइन अप कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी ने तो अपनी गारंटियां दे दी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी थाली में जनता को क्या परोसेंगे। अब इंडिया गठबंधन बन गया, ठीक है, लेकिन लोग पूछेंगे आप दे क्या रहे हो मेरे को। तो आप अपनी जो थाली है, उस थाली में परोस के क्या दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इनके पास है क्या परोसने के लिए, पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या उस पर भी कोई विचार है कहीं इनका? जी, एक छोटा सा। मेरे को एक ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी भी कहा था, कि इनको एक अपना एक नैरेटिव तो सेट करना पड़ेगा। ये तो बताना पड़ेगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। एक हो गया, आपने 2+2 तो बना दिया, लेकिन अब केमिस्ट्री भी अगर होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। चलो मान लो आपने केमिस्ट्री के लिए कार्यकर्ताओं को जोश दिला दिया, किस तरीके से, मान लो चलिए वोट भी ट्रांसफर हो गया, 50% वोट ट्रांसफर भी आपने करवा लिया। वही है कि आपको क्यों देंगे। सवाल है कि वो सपना आपको देना पड़ेगा, लोगों की आंखों में वो सपना तैराना पड़ेगा, वो एक संदेश, वो मैसेज वो देना पड़ेगा। और उसके लिए एक आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पे भी काम करना पड़ेगा। केवल नारों से बात नहीं बनने वाली, केवल मोहब्बत की दुकान से कि हम खोलने चले हैं, इससे भी आपको एक बड़ी तस्वीर नहीं आ रही है। आपको करना पड़ेगा कि मिलेगा क्या।
विकास कैसे होगा, लोगों की भागीदारी कैसे होगी, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अदानी से लूट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि अदानी से लूट में एक जो 82 करोड़ को जो उनको राशन दिया जा रहा है, मुझे एक लगता है, मैं आपके सवाल के जवाब थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं देना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि एक पत्रकार भी हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी आप जमीनी स्तर पे जाइए, मेरी अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई, काफी गंभीरता से बातचीत हुई है, तो उसमें ये आया कि बहुत सारे किसानों को, उनको नहीं मिल पा रही है वो राशि। बहुत सारे लोगों को मुफ्त योजना नहीं मिल पा रही है। अगर उन आंकड़ों को भी अगर जोड़ दिया जाए ना, तो आप सीधा बोल सकते हैं, जैसे राहुल गांधी सीधा बोल रहे हैं कि भाई वो तो 2002 के बाद में उनको उस सूची में लाया गया, पिछड़ों की सूची में, सीधा अटैक कर रहे हैं ना। तो ये तो बोले ना कि भाई 82 करोड़ की किस, कौन से 82 करोड़, ये झूठ है, ये कल 50 करोड़ को दिया जा रहा है, 60 करोड़ को दिया जा रहा है, इस पर भी तो बात करिए। उस मतलब जो जड़ है, देखिए एक ऐसा है ना कि अगर आप पेड़ को हिलाना चाहते हैं, तो डालियां हिलाकर आप पेड़ को, आपको खत्म करने में तो आपको ना जाने कितना समय लगेगा, और तब भी वो ठूंठ बच जाएगा, ठूंठ को भी निकालना मुश्किल होता है। तो आपको जड़ से हिलाना पड़ेगा। जड़ ये है, वो कह रहे हैं 82 करोड़ को दे रहे, आप अपनी टीम लगाइए, पूरी मीडिया की टीम को, हर राज्य का जो ऑनलाइन है, स्टेट का निकालिए, ऑनलाइन निकालिए और कहिए इतने नहीं, इतनों को दिया जा रहा है। 82 करोड़ को नहीं, 70 करोड़ को दिया जा रहा है, 60 करोड़ को दिया जा रहा है। तो वो एक देना पड़ेगा। जैसे दिनेश जी, आपने शो किया था, कि नहीं 175 लाख पे हम, 175 लाख हम कर्ज पे हैं, फिर आपने बताया कि ये एक 90 लाख होने वाला है। तो ये एक सीधा सीधा मैसेज जा रहा है, वो आपको सीधे ही टकराना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। कि वो खर्च ज्यादा करते हैं, अरे खर्च ज्यादा आप नहीं समझा पाएंगे लोगों को, वो अदानी को पैसे देते हैं, नहीं बात बन रही है उससे। सवाल यह है कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, वो चीज देनी पड़ेगी। जब इंडिविजुअल को नुकसान होगा, वो चीज प्रमुख है, उसके लिए इनको सीधे मुद्दों से टकराना पड़ेगा। केवल बेरोजगारी, केवल महंगाई, केवल कॉर्पोरेट का पक्षपात, इससे आप बड़ी तस्वीर नहीं खींच पा रहे हैं। ऐसी तस्वीर तो कम से कम नहीं आ रही है जो आपको 272 की तरफ, आंकड़े की तरफ ले जाए। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जब ये, अभी मैं तमिलनाडु में था